द लार्ज इमेज ऑफ द फेस। अब इसमें क्या है कि जैसे शेविंग करनी है, तो शेविंग करते टाइम हम शीशे के ज़्यादातर हम शीशे के नज़दीक अपना चेहरा रखते हैं। बहुत दूर खड़ा होकर कोई शेविंग नहीं करता है शीशे से। तो चेहरा शीशे के नज़दीक रखने का मतलब क्या है कि आप शेविंग कायदे से कर पाएँ। क्यों? क्योंकि अगर आप चेहरा शीशे के नज़दीक रखेंगे, और वो भी खास तौर पर हम कॉन्केव मिरर की बात कर रहे हैं, नज़दीक रखेंगे तो आपकी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी और थोड़ी बड़ी इमेज बनेगी, ठीक है ना। बड़ी इमेज बनेगी तो आप ढंग से किसी भी एरिया को वो ढंग से आप शेविंग कर पाएंगे। सेकंड है कॉन्केव मिरर्स आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट्स टू सी द लार्ज इमेज ऑफ द टीथ ऑफ पेशेंट्स। कॉन्केव मिरर्स जो है उनको जो है डेंटिस्ट यूज़ करते हैं ताकि जो पेशेंट्स जो हैं उनके जो टीथ है, टीथ की लार्ज इमेज उनको दिखाई दे पाए। तो अगेन वहाँ पर भी यही है कि भाई जो डेंटिस्ट है वो डेंटिस्ट पेशेंट के माउथ के काफ़ी नज़दीक उसका चेहरा रहता है। तो वो अपने सर के ऊपर, आपने देखा होगा अगर डेंटिस्ट को, तो सर के ऊपर एक स्ट्रैप लगाता है और उस पर एक मिरर लगा रहता है। तो वो जो मिरर है वो कॉन्केव मिरर होता है। तो कॉन्केव मिरर से ये है कि भाई दांत तो मान लीजिए छोटा सा है और उसकी कोई कैविटी वगैरह वो रिमूव करनी है, वो और भी छोटी है, तो उसकी लार्ज इमेज देखनी है। तो लार्ज इमेज किसमें बनती है? कॉन्केव मिरर में ही बनेगी। और वर्चुअल और इरेक्ट और लार्ज इमेज वो पहले केस में बनेगी, सिर्फ पहला वाला जो केस था जिसमें ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा जाता है, यानी कि ऑब्जेक्ट को काफ़ी नज़दीक रखा जाता है मिरर में, ठीक है ना। तो उस केस में बड़ी इमेज बनती है। तो डेंटिस्ट इसलिए यूज़ करते हैं। शेविंग करने के लिए भी उसको यूज़ करा जाता है। क्यों? क्योंकि हम नज़दीक अगर रखेंगे ऑब्जेक्ट, मान लीजिए हम शेविंग कर रहे हैं तो हमारा चेहरा मिरर के काफ़ी नज़दीक रहेगा। तो हमारा चेहरा क्या काम कर रहा है उस टाइम? ऑब्जेक्ट की तरह। तो ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पर है? वो मिरर के पोल और फोकस के बीच में है। तो इसीलिए वो वर्चुअल इरेक्ट और बड़ी इमेज, मैग्नीफाइड इमेज प्रोड्यूस करता है। थर्ड देखिएगा, कॉन्केव मिरर्स आर यूज्ड एज रिफ्लेक्टर्स इन टॉर्चेस, व्हीकल हेडलाइट्स एंड सर्च लाइट्स टू गेट पावरफुल बीम्स ऑफ लाइट। तो कॉन्केव मिरर्स को टॉर्चेस में रिफ्लेक्टर्स की तरह भी यूज़ करा जाता है। फोर्थ है, कॉन्केव डिशेज आर यूज्ड इन टीवी डिश एंटीनास टू रिसीव टीवी सिग्नल्स फ्रॉम द डिस्टेंट कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। तो टीवी डिश एंटीना, आपने अगर डिश एंटीना देखे हो तो डिश एंटीना भी गहरे होते हैं, कॉन्केव होते हैं, ठीक है। और फिफ्थ है, लार्ज कॉन्केव मिरर्स आर यूज्ड इन द फील्ड ऑफ सोलर एनर्जी टू फोकस सन्स रेज फॉर हीटिंग सोलर फर्नेसेस। तो बड़ी बड़ी जो सोलर फर्नेसेस होती हैं उनको गर्म करने के लिए, उनको हीट करने के लिए कॉन्केव मिरर यूज़ करा जाता है। क्योंकि बहुत सारी जो लाइट रेज हैं जो सन से आ रही हैं उन सबको एक जगह कन्वर्ज करने का काम कौन कर सकता है? एक कॉन्केव मिरर ही कर सकता है। कॉन्केव मिरर ही लाइट रेज को एक जगह कन्वर्ज करता है और जो कॉन्वेक्स मिरर है वो डाइवर्ज करता है। तो इसलिए कॉन्केव मिरर को वहाँ पर भी यूज़ करा जाता है। क्लियर है यहाँ तक? ये सारे इसके यूजेस हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है, वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। What should be the range of distance of the object from the mirror? What is the nature of the image? Is the image larger or smaller than the object? Draw a ray diagram to show the image formation in this case. तो वो कह रहे हैं we wish to obtain an erect image of an object using a concave mirror, ठीक है। तो concave mirror को यूज़ करके erect image बनानी है। तो आप ये देखिए, concave mirror का इमेज फॉर्मेशन के हमने 6 केसेस देखे। उनमें केवल एक ही तो केस ऐसा था जिसमें इरेक्ट इमेज बन रही थी, है ना, वर्चुअल और इरेक्ट, केवल एक केस ऐसा था। बाकी सब जगह रियल और इन्वर्टेड बन रही थी। तो अब उन्होंने क्या पूछा है कि व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। तो मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस की रेंज कितनी होगी? तो आप ये कहेंगे इस क्वेश्चन में जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ कितनी दे रखी है? 15 सेंटीमीटर। हम ये कहेंगे ऑब्जेक्ट must be placed between object must be placed between the pole and focus। ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होना चाहिए, ठीक है, टू ऑब्टेन वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, ठीक है। क्वेश्चन में कहीं पर वर्चुअल तो मेंशन नहीं है लेकिन इरेक्ट मेंशन है, तो याद रखिएगा
इरेक्ट इमेज हमेशा वर्चुअल होती है, समझ गए? ऐसे इन्वर्टेड इमेज हमेशा रियल होती है। हमेशा आप देखेंगे कभी भी आपको वर्चुअल एंड इन्वर्टेड लिखा हुआ नहीं दिखाई देगा, वर्चुअल और इरेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड। तो रियल जो भी इमेज है वो इन्वर्टेड होगी ही होगी, जो वर्चुअल इमेज है वो हमेशा इरेक्ट होगी ही होगी, है ना? अच्छा, अब उन्होंने कहा ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। तो रे डायग्राम बना लीजिए, ये कॉन्केव मिरर हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये कोन हो गया, फोकस हो गया, और इसको दिखा दीजिए क्योंकि फोकल लेंथ उन्होंने बता रखा है ना 15 सेंटीमीटर है, तो कोन से फोकस तक का जो डिस्टेंस है उसको दिखा दीजिए 15 सेंटीमीटर। अब अगर फोकस इतने डिस्टेंस पर है तो इतने ही डिस्टेंस पर सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लो, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो एक रे ऑफ लाइट तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, जो कि मिरर से टकराकर कहाँ से गुजरेगी, फोकस से। और एक रे ऑफ लाइट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ अलाइन कर दीजिए ऐसे, तो वो जिस रास्ते टकरा रही है वो उसी रास्ते वापस लौटेगी। तो अगर हम पीछे देखे जाए, इसको पीछे अगर मान लीजिए इसको हम एक्सटेंड करेंगे तो ये पीछे मिलेगी नहीं, ये पीछे मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। हाँ, इसको इस तरफ अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो ये आगे जाकर जरूर मिल जाएगी। तो ये वही कॉन्केव मिरर वाला फर्स्ट केस है। वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज को हमेशा डॉटेड लाइन से प्रेजेंट करते हैं, तो ए डैश बी डैश, और ये हो गया ए बी। तो ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड बिटवीन कोन एंड फोकस। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए पेज नंबर 16 पर है हम नोट्स में। टेक्निक फॉर्म बाय अ कॉन्केव मिरर इज सीन टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो वर्चुअल भी मिल रही है, इरेक्ट भी मिल रही है, एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट ये भी मिल रही है। तो इमेज जो है वो कैसी मिल रही है कॉन्केव मिरर में, वर्चुअल, इरेक्ट और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट मस्ट बी। तो अब आप ये देखिए 4 ऑप्शन इन्होंने दे रखे हैं, MCQ है ये, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, चलिए। दूसरा है एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तीसरा है बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और चौथा है बिटवीन द कोन ऑफ द मिरर एंड इट्स फोकस। तो चौथा ऑप्शन ठीक है, ठीक है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखिए। द कॉन्केव मिरर हैज़ अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर। Where should an object be placed in front of this concave mirror so as to obtain an image which is real, inverted and same size as the object? सेम, बिल्कुल सही। सेम साइज वाली इमेज कहाँ पर मिलती है, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे। कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना होगा, फोकल लेंथ का डबल यानी कि 20। ठीक है, करवाने की जरूरत तो नहीं है क्वेश्चन, क्लियर है ना? We know that to obtain an image which is real, inverted and of the same size as the object should be placed at the center of curvature. Object को center of curvature पर रखना चाहिए, same size की image अगर मेरे को चाहिए। Position of the center of curvature is equal to radius of curvature। तो वो radius of curvature के इक्वल होती है उसकी पोजीशन। तो वो क्या हो जाएगा भाई, फोकस कितना दे रखा है 10, तो उसका डबल होगा 20 होगा, तो 20 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फॉलोइंग डिस्टेंसेस फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। हमारे पास एक कॉन्केव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, और ऑब्जेक्ट को 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर इन अलग अलग डिस्टेंसेस पर ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। ठीक है, तो आप ये देखिएगा यहाँ पर मैं एक फिर से कॉन्केव मिरर बना रहा हूँ। कॉन्केव मिरर हो गया। अभी प्रिंसिपल एक्सिस बनाइए, ये कोन हो गया, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फॉलोइंग डिस्टेंसेस फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो उसकी फोकल लेंथ कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर।
10 सेंटीमीटर दे रखी है फोकल लेंथ। कहाँ कहाँ पर रखा जाता है ऑब्जेक्ट को? एक तो रखा जाएगा 8 सेंटीमीटर पर, 8 सेंटीमीटर। एक उसको रखा जाता है 15 सेंटीमीटर। तो आप समझ रहे होंगे ये 10 सेंटीमीटर है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर तक 20 हो गया, तो 15 मतलब बिटवीन एफ एंड सी रखा जा रहा है। ठीक है, एक केस ये हो गया। ये वाला केस कौन सा हो गया? ये हो गया 15 सेंटीमीटर वाला। तीसरा केस है 20 सेंटीमीटर, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रख देते हैं। और चौथा केस है 25 सेंटीमीटर, मतलब बियॉन्ड सी आप उसको रखते हैं। तो ये 4 केसेस दे रखे हैं। तो अब तो ये 4 केसेस दे रखे हैं। वो बोल रहे हैं विच पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल प्रोड्यूस अ डिमिनिश्ड रियल इमेज। डिमिनिश्ड रियल इमेज, तो हम ये जानते हैं कि पहला केस छोड़ दो तो सब में हमको क्या मिलता है? सब में हमको रियल और इन्वर्टेड मिलती है। तो पहले केस का इलाज करते हैं। पहला केस कहाँ पर मिलेगा? जब ऑब्जेक्ट को कोन और फोकस के बीच में रखा जाएगा, यानी कि 8 सेंटीमीटर पर। तो जरा देखना इसमें वर्चुअल और इरेक्ट वाला कहाँ दे रखा है? इसमें दे रखा है थर्ड और मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज। ठीक है ना, वर्चुअल लिखा है उन्होंने, वर्चुअल के साथ इरेक्ट नहीं लिखा, कोई बात नहीं। वर्चुअल इमेज इरेक्ट होती ही हमको पता है। तो जो ये है ये तो रिलेट करता है थर्ड के साथ। और मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज फिर 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर को 2 मिनट के लिए छोड़िए, पहले 20 सेंटीमीटर की बात करते हैं। तो जो 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर की बात मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि इस पर मेरे को सेम साइज़ की इमेज बनती है। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट को रख देते हैं तो इमेज हमको सेम साइज़ की मिलती है। तो जरा देखिए सेम साइज वाला कौन सा है? फोर्थ है। एन ऑब्जेक्ट एन इमेज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया फोर्थ। ठीक है, अब हमें फर्स्ट और सेकंड में चूज करना है। तो यहाँ पर दे रखा है 15 सेंटीमीटर। हमें ये मालूम है कि जब भी कभी ऑब्जेक्ट को कोन और फोकस के बीच में रखते हैं तो वर्चुअल और इरेक्ट। फिर जब फोकस पर रख देते हैं तो उसका जो साइज़ है वो साइज़ कैसा बनता है? हाई एंड लार्ज। ठीक है, जब एफ और सी के बीच में रखते हैं तब भी एनलार्ज बनता है। ठीक है, तो एफ और सी के बीच वाला 15 सेंटीमीटर है, तो 15 सेंटीमीटर में एनलार्ज इमेज बनेगी। ठीक है, तो जरा देखिएगा वो बोल रहे हैं और मैग्नीफाइड रियल इमेज। तो रियल तो बनेगी ही बनेगी, पहला केस को छोड़ दो, रियल तो बनेगी। मैग्नीफाइड का मतलब एनलार्ज तो हुआ। तो ये है आपका सेकेंड। ठीक है, और जो बचा वो फर्स्ट ही है। कैसे? बियॉन्ड सी। जब भी ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखते हैं तो जो हमारी इमेज है वो डिमिनिश्ड इमेज बनती है। और वही ये बोल रहे हैं फर्स्ट में, अ डिमिनिश्ड रियल इमेज। ठीक है, सभी को क्लियर है यहाँ तक? बताइए। ठीक है, चलिए जी। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स। साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स। अच्छा, अभी ऑफलाइन और ऑनलाइन जितने भी बच्चे हैं मैं आपको बता देता हूँ कि जो फर्स्ट बैच है, जो बैच ए है 3:30 बजे वाला, उनका तो 3:30 बजे ही है आज टाइम। ठीक है, और जो दूसरा बैच है ना 8 बजे वाला, उनका टाइम जल्दी है, उनका 12 बजे का टाइम। मैं मैसेज कर दूंगा अभी क्लास के बाद, मैसेज भी कर दूंगा कि जो 8 बजे वाला बैच है वो 8 बजे ना होकर आज दोपहर में 12 बजे है। कल करा था ना डिस्कस। ठीक है, फिर 8 बजे नहीं होगा। चलिए जी, साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स। तो साइन कन्वेंशन अगर हम स्फेरिकल मिरर की बात करें तो चाहे कॉन्केव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, चाहे आप ऐसे कॉन्केव मिरर बना लीजिए, फोकस और कर्वेचर, ये पोल है।
तो देखिए साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स, इसमें पहला ही पॉइंट क्या है, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड all the distances are measured from pole of the mirror as origin. तो pole of the mirror को origin मानते हुए सारे distances measure करे जाते हैं। Second है distances measured in the direction of incident light are taken as positive. ठीक, in the direction of incident light, तो चाहे concave mirror हो चाहे convex mirror हो, दोनों ही cases में जो ray of light आएगी वो ray of light तो ऐसे ही आएगी ना, लेफ्ट से आएगी। तो वो कह रहे हैं कि जितने भी distances in the direction of इंसिडेंट लाइट लिए जाएंगे उन सबको पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। या आप दूसरी तरीके से कह सकते हैं कि राइटवर्ड आप जितने भी डिस्टेंसेस मेजर करेंगे उन सबको हमको पॉजिटिव लेना है, ठीक है। दूसरा देखिए डिस्टेंसेस मेजर्ड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज नेगेटिव। तो अगर इंसिडेंट लाइट हमेशा इस तरीके से आ रही है तो उसके अपोजिट अगर मैं कोई भी डिस्टेंस ले रहा हूँ तो दैट इज टेकन एज नेगेटिव। उल्टा इसका ये भी समझ सकते हैं कि पोल से अगर आप लेफ्ट साइड में कोई भी डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो वो नेगेटिव होगा, ठीक। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारा नॉर्मली एक्स एक्सेस होता था कि राइट साइड में पॉजिटिव एक्स एक्सेस होता है और लेफ्ट साइड में नेगेटिव एक्स एक्सेस होता है, ठीक है ना। तो अगर हम राइट की तरफ जाएंगे तो डिस्टेंस क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो डिस्टेंस आएगा नेगेटिव। उसके बाद देखिएगा डिस्टेंसेस मेजर्ड अपवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। डिस्टेंसेस मेजर्ड डाउनवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव। तो कोई भी डिस्टेंस अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलरली अपवर्ड मेजर करा जाता है तो दैट इज टेकन एज पॉजिटिव। अच्छा, अपवर्ड क्या मेजर करा जाएगा, ऑब्जेक्ट की हाइट या इमेज की हाइट, ठीक है। तो अगर ऊपर की तरफ कोई डिस्टेंस मेजर करा जाएगा तो पॉजिटिव, नीचे की तरफ कोई डिस्टेंस मेजर करा जाएगा तो नेगेटिव। ये साइन कन्वेंशन है। उसके बाद देखिए पेज नंबर 18 पर अब हम हैं मिरर फॉर्मूला। तो जो मिरर फॉर्मूला है, मिरर फॉर्मूला एक ये है, V प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो ये है मिरर फॉर्मूला। यहाँ पर v क्या है, इमेज का डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और f है फोकल लेंथ। इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और f क्या है, फोकल लेंथ। उसके बाद एक चीज़ है लीनियर मैग्नीफिकेशन, इसी में होती है लीनियर मैग्नीफिकेशन। एक्चुअली मैग्नीफिकेशन भी दो तरीके की होती है, लीनियर और एंगुलर। एंगुलर वाली आपके सिलेबस में है नहीं, वो 12th क्लास के बच्चे पढ़ते हैं उसको। तो जो लीनियर मैग्नीफिकेशन है हमारे लिए तो वही मैग्नीफिकेशन है, उसको लीनियर मैग्नीफिकेशन बोलो या सिंपली मैग्नीफिकेशन बोलो, एक ही बात है। तो इसके दो फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये हाइट ऑफ ये हाइट ऑफ इमेज है, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। सर ऐसे भी तो लिख सकते हैं जो, हाँ वो भी लिखा जा सकता है। तो h2 अपॉन h1, एक तो ये हो गया। एक दूसरा फॉर्मूला इसका होता है m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन v। m इज इक्वल टू h2 अपॉन h1 होता है, एक फॉर्मूला होता है माइनस v अपॉन v, ठीक है। ऑल्सो लीनियर मैग्नीफिकेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज m इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। तो अब आप ये देखिएगा कि जब भी कभी हमारे पास मैग्नीफिकेशन दे रखा है तो हम h2 अपॉन h1 को माइनस v अपॉन u के इक्वल भी लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूले हैं इसके। इसके बाद न्यूमेरिकल्स देखना शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल देखिएगा, पहला है फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 cm is placed at a distance of 15 cm from a concave mirror of focal length 10 cm। तो मेरे को साइज बताना है, नेचर बताना है और पोजीशन ऑफ इमेज बताना है। फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 cm is placed at a distance of 15 cm from a concave mirror, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 cm। जो अगला क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट का साइज 1 cm दे रखा है, तो h1 क्या होगा, 1 cm। याद रहे h1
h1 क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। पहले क्या आता है 1, बाद में क्या आता है 2। तो पहले क्या मिलेगा, पहले क्या होता है मेरे पास ऑब्जेक्ट, उसके बाद में मिलती है उसकी इमेज। तो याद रखिएगा h1 इज ऑलवेज फॉर ऑब्जेक्ट। h1 क्या देता है मेरे को, ऑब्जेक्ट की हाइट, और h2 क्या देता है, इमेज की हाइट। ये होता है। अच्छा, तो h1 हो गया 1 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट को हम हमेशा सीधा ही रखते हैं। तो जब हम ऑब्जेक्ट को सीधा रख रहे हैं तो इसका मतलब उसको हमें पॉजिटिव ही लेना है। हम ऑब्जेक्ट को सीधा रख रहे हैं, सीधा मतलब अपवर्ड, तो उसको हमेशा हमें पॉजिटिव ही लेना है। तो प्लस का 1 सेंटीमीटर। फिर है इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। उसको कितनी दूरी पर रखा जाता है कॉनकेव मिरर से, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो डिस्टेंस हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं हमेशा, लेफ्ट साइड में। तो जो पोल से हम लेफ्ट की तरफ कोई भी डिस्टेंस मेजर करेंगे तो नेगेटिव, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। u इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। उसके बाद वो बोल रहे हैं मिरर ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। f इज इक्वल टू लिखेंगे -10 सेंटीमीटर। -10 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि फोकल लेंथ का मतलब होता है पोल से फोकस तक का डिस्टेंस, और कॉनकेव का फोकस कहाँ पर है, लेफ्ट में। तो कॉनकेव की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होगी। ऐसे ही जब मैं कॉन्वेक्स की बात करूँगा तो उसका फोकस कहाँ पर है, राइट में। तो कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो दोनों में माइनस है। क्या चीज़, u तो दोनों में ही माइनस है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिएगा बाई मिरर फॉर्मूला, बाई मिरर फॉर्मूला 1/v 1/v plus 1/u is equal to 1/f। 1/v plus 1/u कितना है, 1/-15 is equal to 1/f कितना है, 1/-10। ठीक है, ये मिटा रहा हूँ इधर से। ठीक है, अब ये प्लस डिवाइडेड बाई माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो 1/v माइनस 1/15। कोई भी फ्रैक्शन अगर है उसमें ऊपर पॉजिटिव टर्म है और नीचे नेगेटिव टर्म है, तो ओवरऑल फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। 1/v माइनस 1/15। सिमिलरली +1 डिवाइडेड बाई -10 कितना हो जाएगा, -1/10। अब इसको इधर ले आओ, 1/v इज इक्वल टू 1/15 माइनस 1/10। 1/v is equal to 15 और 10 का एलसीएम बताओ, 30। 15 2 जा 30, 2 1 जा 2, माइनस 10 3 जा 30, 3 1 जा 3। 1/v is equal to -1/30। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 30 सेंटीमीटर। माइनस का 30 सेंटीमीटर। नेगेटिव से क्या समझ में आ रहा है कि ये जो हमारी इमेज है वो कहाँ बनेगी, लेफ्ट साइड में बनेगी। और लेफ्ट साइड में बनने वाली जो इमेज है, जहाँ ऑब्जेक्ट रखा वहीं अगर इमेज बन रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तो आप ये देखिएगा, ये तो हो गया पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। फिर हम ये कहेंगे सिंस द इमेज is formed onto the left of the mirror, onto the left of the mirror, therefore nature of images real and inverted। रियल और इन्वर्टेड इमेज हो गई। ठीक है, अच्छा, इसके बाद वो क्या पूछ रहे थे, वो कह रहे थे कि आप उसका साइज़ भी बताइए। तो साइज़ ऑफ इमेज क्या होता है, h2 होता है। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन m इज इक्वल टू h2/h1 भी होता है, और ये -v/u भी होता है। h2/h1 कितना है, 1, h2/1 -v कितना है, -30/u कितना है, -15। माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30,
तो H2 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2 सेंटीमीटर। ठीक है, माइनस का 2 सेंटीमीटर। जब H2 की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी इमेज है कैसे बन रही है, नीचे की तरफ बन रही है। जब हम हाइट ऑफ इमेज निकालेंगे तो वो नेगेटिव होगी, वो नीचे की तरफ बन रही है। तो हम पहले ही देख चुके हैं वो रियल और इन्वर्टेड है। क्लियर है? ठीक है, चलिए जी, इसके बाद अगला देखते हैं। अब आइए पेज नंबर 19 पर 20%, पेज नंबर 20 पर। अच्छा, 1 मिनट वेट करिए बस। पेज नंबर 20 वाला न्यूमेरिकल देखिए, अगर कर सकते हैं तो मैं 1 मिनट में आता हूँ। बताइए, हो गया क्या? ट्राई करा, समझ गए कि नहीं? देखिए, जिन बच्चों ने भी ये चैप्टर करा नहीं है साथ साथ कर लेना, चैप्टर इम्पोर्टेंट है काफ़ी। तो टारगेट मेरा यही है कि अभी आज जैसे 24 तारीख है तो हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर, लाइट वाला चैप्टर, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन, ये सब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी, ये जरा देखो, इसमें वाला क्वेश्चन है।
तो इन्होंने दे रखा है एन ऑब्जेक्ट पेज नंबर 20 पर एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाइट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर। ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाइट दे रखी है ऑब्जेक्ट, ये h1 कितना हो गया 2 सेंटीमीटर प्लस का 2 सेंटीमीटर ही लेंगे इसको इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर से कितनी दूरी पर रखा है उसको -16 भाई लेफ्ट में होता है ऑब्जेक्ट हमेशा which produces a real image 3 सेंटीमीटर हाई। वो एक रियल इमेज बनाता है 3 सेंटीमीटर हाई। तो x2 क्या होगा -3, समझ गए? क्योंकि रियल इमेज कैसी होती है इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब उल्टी बनेगी इमेज, तो उल्टी इमेज बनेगी तो -3 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर? अच्छा हाँ u इस वजह से माइनस है कि कभी भी हमें अगर ऑब्जेक्ट रखना है ना, u का मतलब है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट कभी भी मैं रखूंगा तो लेफ्ट पे रखूंगा और लेफ्ट में मेजर करने वाला डिस्टेंस इज नेगेटिव, तो इसलिए u को -16 लिया। क्लियर है? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा ग्राफ बनाते थे, तो उसमें लेफ्ट साइड में लेने वाले डिस्टेंसेस सारे नेगेटिव, राइट साइड में लेने वाले डिस्टेंसेस पॉजिटिव, अपवर्ड वाले डिस्टेंस पॉजिटिव, डाउनवर्ड वाले डिस्टेंस नेगेटिव। क्या बोल रहे हो दोबारा बोलो? हर एक में लेंस हो मिरर हो कुछ भी हो, उसमें हर एक में ऑब्जेक्ट को तो लेफ्ट में रखा जाएगा, तो यू तो हमेशा नेगेटिव ही रहने वाला है। ठीक है ना? अब वो पूछ रहे हैं व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ मिरर, फोकल लेंथ पूछ रहे हैं। तो अभी देखिए हमारे पास यू है लेकिन बी नहीं है। ये सही है। तो ये कहेंगे यहाँ पर m इज इक्वल टू -v अपॉन u और इज इक्वल टू h2 अपॉन h1। तो ये होता है मैग्नीफिकेशन -v अपॉन u भी होता है और h2 अपॉन h1 भी होता है। तो -v अपॉन u कितना है -16 और h2 कितना है -3 और h1 कितना है 2। इधर माइनस से माइनस कट गया, 2 × 2 2 × 16, तो 8 into -3 is माइनस का 24। तो v की वैल्यू -24 आ गई। तो पूछ रहे थे फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, तो इमेज की पोजीशन तो -24 सेंटीमीटर आ गई। अब उन्होंने कहा कि बात इसका फोकल लेंथ भी बताइए। तो फोकल लेंथ कैसे बताएंगे भाई? बाय मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला ये 1/f is equal to 1/v plus 1/u। 1/f is equal to 1/-24 plus 1/u कितना है माइनस का 16 1/-16। चलिए तो 1/f इज इक्वल टू 1/-24 यानी कि प्लस डिवाइडेड बाई माइनस, तो माइनस ही हो गया -1/24 प्लस डिवाइडेड बाई माइनस ये माइनस हो गया -1/16। तो 1/f इज इक्वल टू 24 और 16 का एलसीएम बताइए। 48 बिल्कुल सही। 24 2 * 48 2 × 2 -2 16 3 = -3। 1/f is equal to -5/48. It implies that f is equal to -48/5. 5 × 5 9 48 - 45 is 3 3 0 35 से 30। तो फोकल लेंथ कितनी आ गई? माइनस का 9.6 सेंटीमीटर। अब इसमें ये ध्यान रखना है कि फोकल लेंथ हमेशा जो है वो नेगेटिव ही आएगी क्योंकि हम कॉन्केव मिरर की बात कर रहे हैं। तो कॉन्केव मिरर जब हम लेंगे तो फोकल लेंथ क्या होगी? नेगेटिव ही होगी। सर डिवाइड में छोड़ सकते हैं इसको? नहीं करते हैं, अगर आसानी से डिवाइड हो रहा है तो वरना वैसे छोड़ कर ही लेना, पॉइंट पे लिखा। देखिए 20 के बाद में 21 देखिएगा। 21 में ये बोल रहे हैं द कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times मैग्नीफाइड रियल इमेज of an object placed at 10 centimeter in front of it.
placed at 10 centimeter. A concave mirror produces 3 times magnified real image. 3 times magnified real image, इसका मतलब क्या है कि मैग्निफिकेशन दे रखा है हमको 3. मैग्निफिकेशन 3 ना लेकर -3 लेंगे, समझ गए. अगर रियल इमेज है तो मैग्निफिकेशन हमेशा नेगेटिव आएगा. ऐसा क्यों? सोचो जरा भाई, मैग्निफिकेशन क्या होता है? h2 अपॉन h1. और ये जो h2 है रियल इमेज है, क्योंकि रियल इमेज की जो हाइट है वो क्या होगी? वो नेगेटिव होगी. और जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो चाहे रियल हो चाहे वर्चुअल हो, कुछ भी बन रहा हो, तो कोई मतलब नहीं है. ऑब्जेक्ट तो हमेशा सीधा रखते हैं हम, तो वो तो हमेशा पॉजिटिव होगा. ठीक है ना. तो आप ये देखिएगा कि h2 नेगेटिव है, नेगेटिव डिवाइडेड बाई पॉजिटिव, तो रिजल्ट क्या आ रहा है? नेगेटिव ही आ रहा है. तो मैग्निफिकेशन हमेशा रियल और इन्वर्टेड इमेज का मैग्निफिकेशन हमेशा नेगेटिव आएगा. तो n इज इक्वल टू -3 हो गया इस तरह से. क्लियर है? अच्छा जी, इसके बाद a concave mirror produces 3 times magnified real image of an object placed at 10 centimeter in front of it. तो u हो गया -10 सेंटीमीटर. मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती, ये आप समझ गए होंगे भाई. हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो वो भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. तो ये एक रेशो होता है. मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज अ रेशो. ठीक है. और वेयर इज द इमेज लोकेटेड, वो पूछ रहे हैं कि इमेज कहाँ लोकेट करेगा. इमेज वेयर इज द इमेज लोकेटेड, यानी कि वी पूछ रहे हैं. तो मेरा फॉर्मूला की जरूरत ही नहीं है मुझे. m is equal to -v upon u. m की वैल्यू -3 is equal to -v upon u. कितना है? -10. माइनस से माइनस कट गया, -10 इधर आ गया. v is equal to -30 सेंटीमीटर. Where is the image located? तो इमेज कहाँ है? 30 सेंटीमीटर लेफ्ट की साइड. ठीक है. हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें, क्लियर है यहाँ तक? सर यस सर. चलिए ठीक है. अगला क्वेश्चन देखिएगा. द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज +1. व्हाट डज दिस मीन? व्हाट डज दिस मीन? देखिए, m +1 है. मैग्निफिकेशन क्या होता है? h2 अपॉन h1 इज इक्वल टू प्लस का 1. इस h1 को इधर ले जाइए, तो h2 इज इक्वल टू h1 हो गया. h2 इज इक्वल टू h1 हो गया. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि भाई द प्लस साइन ऑफ मैग्निफिकेशन, मतलब ये समझ में आ रहा है कि हमारा जो हाइट ऑफ इमेज है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो सेम रहेगा. ठीक है ना. ये प्लेन मिरर की बात हो रही है. प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन +1 ही होता है. जितनी आपकी हाइट है आप उतने ही दिखाई देते हो प्लेन मिरर में. ऐसा नहीं है कि उससे लंबे दिखाई दे जाओगे या उससे छोटे दिखाई दे जाओगे. तो देखिए, द प्लस साइन ऑफ द मैग्निफिकेशन शोज दैट द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट. तो पॉजिटिव से तो ये समझ में आता है, जब मैग्निफिकेशन नेगेटिव था वो कब था? जब इमेज रियल और इन्वर्टेड थी. तो जब वर्चुअल और इरेक्ट होगी तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा. ठीक है. तो वर्चुअल एंड इरेक्ट ये समझ में आता है. एंड द वैल्यू 1 फॉर मैग्निफिकेशन शोज दैट द इमेज इज एक्जैक्टली ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट जितने ही साइज की वो होगी. क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिएगा. अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव मिरर इफ द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर इज +3. मैग्निफिकेशन अगर +3 हो, ऐसे ही बताओ. मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज कैसी बनेगी हमारी? बताओ. वर्चुअल एंड इरेक्ट. ठीक है ना. चलिए, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गया. उसके बाद मैग्निफिकेशन 3 है ना, +3 है. तो आप ये देखिएगा कि किसी भी नंबर में अगर मान लीजिए हम 1 से बड़ा टर्म मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बड़ी वैल्यू देता है ना, बड़ी वैल्यू देगा. और अगर किसी भी नंबर में मैं 1 से छोटी वैल्यू मल्टीप्लाई करूँगा, यानी कि 0.1, 0.2 कुछ भी मल्टीप्लाई करूँगा, तो बेसिकली क्या करेगा? वो उस एक्चुअल वैल्यू को छोटा कर देगा. ठीक है. तो यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है इसमें ये दे रखा है m इज इक्वल टू +3. ठीक है. तो m क्या होता है? h2 अपॉन h1.
इज इक्वल टू 3, h1 को इधर ले जाए तो h2 की वैल्यू 3h1 हो गई। इसका मतलब जो हाइट ऑफ इमेज है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में 3 टाइम्स बड़ी मिल रही है, यानी कि एनलार्ज्ड इमेज मिल रही है। प्लस साइन से तो ये समझ में आ गया कि वो वर्चुअल एंड डायरेक्टेड, ठीक है। और ये जो वैल्यू है इसकी वो 1 से बड़ी है, तो इससे ये समझ में आ गया कि वो एनलार्ज्ड मिलेगी नहीं, ठीक है। इसी चीज़ को आप ना नोट करके लिखेंगे, अपने नोट्स में ही नोट कर लेना ये चीज़, कहीं पर जहाँ पर आपको थोड़ी सी मतलब क्लीन जगह दिखाई दे वहाँ लिख लेना। यहाँ पर हमें ये लिखना है नोट करके, if m is negative इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। अगर m नेगेटिव है तो हमारी जो इमेज है वो कैसी मिलेगी, रियल और इन्वर्टेड मिलेगी, पहली चीज। दूसरा पॉइंट, if m is positive image is virtual and erect। तीसरा पॉइंट, if modulus of m mod m, ये क्या होता है बताऊंगा मैं। if mod m is greater than 1 image is enlarged। इसको इधर उधर कहीं नोटबुक में नोट मत करना, अपने मेन नोट्स में नोट कर लेना, खुद की राइटिंग में। if mod m is less than 1 image is diminished। diminished मतलब ऑब्जेक्ट से छोटी होगी। अच्छा, इस मॉड का मतलब क्या होता है कि मैग्निफिकेशन की सिर्फ वैल्यू। मॉड का मतलब होता है कि किसी भी टर्म का अगर मैं मॉड लगा देता हूँ तो उसकी सिर्फ वैल्यू, पॉजिटिव या नेगेटिव साइन की बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो मॉडुलस का मतलब होता है सिर्फ वैल्यू। अगर मान लीजिए मेरे पास है माइनस का 0.3, ठीक है, तो मैं मॉड m अगर लगा दूंगा तो वो माइनस हटा देंगे, वो 0.3 हो जाएगा। तो अगर जो वैल्यू है सिर्फ वैल्यू, अगर वो वैल्यू, साइन को हटा दीजिए, अगर वो वैल्यू 1 से बड़ी आती है तो मैं कहूँगा मेरी इमेज एनलार्ज बनेगी। अगर वो वैल्यू 1 से छोटी आती है तो मैं बोलूँगा मेरी इमेज जो है वो डिमिनिश्ड बनेगी। क्लियर है? ठीक। अच्छा, अब देखिएगा अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द, हाँ या तो पॉइंट में होनी चाहिए, 0 पॉइंट एनीथिंग, कुछ भी। अगला क्वेश्चन देखिए वही है। देखिए, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर इफ द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर इज माइनस का 0.75, माइनस का 0.75। अगर मैग्निफिकेशन माइनस का 0.75 है तो वो पूछ रहे हैं कि भाई नेचर बता दो आप इमेज का। तो आप ये कहेंगे, अगला जो क्वेश्चन है उसमें आप ये कहेंगे कि m इज इक्वल टू माइनस का 0.75, यहाँ लिखेंगे सिंस m इज नेगेटिव सो इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। m is negative so image is real and inverted, ये हो गया। अच्छा, and mod m, modulus of m, वो क्या हो जाएगा 0.75। तो ये 1 से छोटा है बड़ा है? 0.75 1 से छोटा है। ब्रैकेट में लिखिएगा लेस देन 1, सो इमेज इज क्या, डिमिनिश्ड। सो इमेज इज डिमिनिश्ड। तो इस क्वेश्चन में देखिए हमसे सिर्फ नेचर पूछा गया था, साइज नहीं पूछा था, सिर्फ नेचर पूछा गया था। मैंने आपको ये साइज वाला भी बता दिया, ठीक है। आगे कुछ क्वेश्चंस में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद देखिए जो पेज नंबर 22 है, पेज नंबर 22 पर हम आ गए हैं। यहाँ पर है रूल्स फॉर, है बेटा नहीं, रूल्स में फ़र्क है। पेज नंबर 22 पर है रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर्स, ठीक है। कि कॉन्वेक्स मिरर जो है, कॉन्वेक्स मिरर में जो रूल्स हमको बनाने होंगे, तो भाई रूल्स हम क्या लेंगे। जैसे आप याद करिए कॉनकेव मिरर में हमने 4 रूल्स लिए थे। तो पहला रूल क्या था कि जब भी कभी कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो टकराकर फोकस से गुजर जाती है, ये पहला रूल था। तो
तो यहाँ पर पहला रूल क्या है, क्योंकि जो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर कन्वर्ज नहीं करता लाइट रेज को। कन्वर्ज करने का मतलब क्या, लाइट रेज को एक जगह इकट्ठा नहीं करता, वो फैला देता है, डाइवर्जिंग मिरर है, ठीक है। तो इसका जो पहला रूल है वो ये है, इसका जो पहला रूल है वो क्या है कि भाई हमने ये कॉन्वेक्स मिरर ले लिया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये हो गया इसका फोकस। तो अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो इस तरह से डाइवर्ज होगी एज इफ इट इज कमिंग फ्रॉम द फोकस, ठीक है ना, ऐसे डाइवर्ज होगी। तो ये लाइट रे वो फोकस तक पहुंच नहीं पाएगी, क्योंकि बैक जो सरफेस है वो बैक सरफेस पॉलिश्ड है इसका, वो वहाँ तक नहीं पहुंच पाएगी, वो वहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, इट विल रिफ्लेक्ट लाइक दिस एज इफ इट इज कमिंग फ्रॉम द फोकस ऑफ द मिरर। पहला रूल ये हो गया। उसमें पहला रूल क्या था, कि रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो टकराते ही फोकस से गुजर जाती है। यहाँ पर क्या है कि वो डाइवर्ज होगी इस तरह से जैसे वो फोकस से आ रही है। दूसरा रूल, कॉनकेव में दूसरा रूल ये था कि जो भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल को सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर रही है, वो जिस रास्ते आ रही है वो उसी रास्ते रिबाउंड हो जाएगी। तो हमने ये कहा कि यहाँ पर फोकस है, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ क्या है दूसरा रूल कि अ रे विच इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर तक पहुँच नहीं पाएगी क्योंकि वो पॉलिश्ड सरफेस के उस तरफ है, वहाँ तक तो पहुँच नहीं पाएगी। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर को अप्रोच कर रही है, पहुँच नहीं रही है, ठीक है। तो इसीलिए डॉटेड लाइन से दिखानी है, तो वो जिस रास्ते आएगी उसी रास्ते वापस लौटेंगे। ये रूल भी सेम है जैसे पहले वाला था। और क्या तीसरा देखिए, तीसरा वाला पहले रूल का ही अपोजिट है। इधर है फोकस, इधर है सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई रे ऑफ लाइट अगर फोकस की तरफ जाती है, ध्यान से सुनिए, फोकस की तरफ जा रही है, फोकस तक पहुंचेगी नहीं, डॉटेड लाइन दिखा दी हमने, तो वो मिरर से टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। कॉनकेव भी क्या था कि एनी रे ऑफ लाइट विच इज कमिंग फ्रॉम द फोकस बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। ये तीसरा रूल था। चौथा रूल बेहद आसान, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वाला है। ये पोल हो गया। अगर कोई रे ऑफ लाइट आकर पोल पर ही स्ट्राइक करती है, मान लीजिए उसने एंगल एक्स पर स्ट्राइक करा है, तो एंगल एक्स पर ही वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ये चार रूल्स हैं। इसके बाद जो इमेज फॉर्मेशन है, इमेज फॉर्मेशन के केवल दो केसेस हैं, वो कल देख लेंगे, ठीक है ना। आज तय कर लेंगे और इसको साथ साथ जो है रिवाइज कर लीजिए इस चैप्टर को, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन वाला जो है, इसके बाद कॉन्वेक्स बचा हुआ है, वो बहुत थोड़ा सा पोर्शन है, तो वो खत्म हो जाएगा, फिर मैं रिफ्लेक्शन करवाऊंगा स्टार्ट। Okay, thank you, sir. Bye, sir. ओके बाय। हाँ दिखाई देगी, वो बनेगी वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगी, दो